वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। जैसे कि सब जान रहे हैं कि हमने अपना मैराथन चला रखी है 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज, जो कि बेस है पीवाई के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, और हमने इसका जो पहला पार्ट देखा था, उस पहले पार्ट में हमने लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। आज सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में जो कवर करने वाले वे टॉपिक है फेस 1 में जैसे आपका ग्रेट रेवोल्यूशन, जैसे 1857 का आपका रिवोल्ट, आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण की वस्तुकला बताएंगे इस बारे में आगे। फेस 3 में हम पढ़ेंगे आपका जागरण, मतलब जैसे आपके जो भी आंदोलन हुए उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, अभी हम स्टार्टिंग है क्वेश्चन की 1857 से। ठीक है, 1857 के क्वेश्चन से स्टार्टिंग से पहले हम ना कुछ इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा क्योंकि पेपर आप लोगों के पास में, आप लोगों ने मेरे ख्याल से मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर की हुई है ना, बट फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ इस बारे में। चलिए, तो अब मुझे एक बात बताइए, मैं बोलने लगा 1857, ठीक है, विद्रोह, ये मैं बोलने लगा रिवोल्ट। ठीक है, वाई, क्यों हुआ था, कोई बताएगा? अब आप कहोगे सर हमको पता है क्यों हुआ था। अब आप बोलोगे सर कि हमको पता था कि सर एनफील्ड जो बंदूकें हैं वो आने वाली हैं, एनफील्ड गन है सर। ठीक है, वो ब्रिटिश आर्मी में यूज़ होने वाली थी, वे आई हैं। लेकिन लेकिन जब ये खबर सुनी किसने, हमारे सिपाहियों ने, जो भारतीय सिपाही जो शामिल थे हमारे ब्रिटिश इंडिया में, वो सॉरी ब्रिटिश आर्मी में जो शामिल थे, जब उन्हें पता चला कि यार एनफील्ड जो गन है वो बनी हुई है किससे, सर वो तो जो गन है वो बनी है जैसे आटे में हमारा जो आटा होता है ना, ठीक है, वीट जिसको बोलते हो आप, उसमें बोन्स हड्डियों का चूरा है सर, और जो सर उसमें कारतूस है, ठीक है, जो गोली वगैरह होती है जो कारतूस है सर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बाइलिंगुअल है। कई बच्चों ने मेरे पे पर्सनल मैसेज करे कि सर थोड़ा हिंदी में पढ़ाओ, आप इंग्लिश में बोलते रहते हो, बोलने को बाइलिंगुअल है, इसलिए मैं सब कुछ मतलब चलो उनके लिए भी करना है, ठीक है, बच्चों के लिए भी करना चाहिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो देखिए कारतूस, अब कारतूस जो है, कारतूस को दांतों से काट कर खोल के, जो पहले देखते ना कि मुंह में कारतूस देते थे फिर उसको बंदूक में डालते थे काट के छील के, तो बोला अब किसी ने खबर फैलाई कि भाई जो कारतूस है उसमें सुअर की मतलब पिग की प्लस गाय मतलब काऊ की जो है चर्बी मिली हुई है, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम है और गाय हिंदू के लिए पवित्र है। ठीक है, तो दोनों ने विद्रोह का मतलब सॉरी दोनों ने मना कर दिया, इसलिए सर विद्रोह हुआ। ठीक है, और इसमें मंगल पांडे जी की एक अहम भूमिका थी। ठीक, बट मेन रीज़न ये नहीं है, ये तो हाईलाइट रीज़न हो गया। ठीक है, कि हाँ भाई 1857 में इसलिए रिवोल्ट हुआ, बट मेन रीज़न क्या है? अब बताओ मुझे कौन मेन रीज़न। भाई देखो, यदि हम इकोनॉमी के बेस पर देखें मेन रीज़न को, तो हमको पता चलेगा भाई जब से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई है तो उन्होंने क्या करा, भारत के जितने भी उद्योग थे, ठीक है, चाहे वो शिल्पकार के उद्योग थे, और वो तो इन्होंने नष्ट कर दिए, ख़त्म कर दिए। और जो इंडिया की लेबर है इस पर ये क्या कर रहे थे, दबाव दे रहे थे किसके लिए, कि भाई तुम है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, वर्कलोड बढ़ा दिया, ठीक है, लेबर टाइमिंग बढ़ा दी, ठीक है, तो मतलब उनका क्या कर रहे थे, उनको शोषण कर रहे थे। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई तुम 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लाई, एक तरफ मुक्त व्यापार नीति ले आई अपनी, ठीक है, वन साइड बेनिफिट मतलब बिजनेस पॉलिसी ले आई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई। दूसरी बात यदि हम देखें पॉलिटिकल रीज़न की बात करें, मतलब राजनीतिक कारण की बात करें, तो हमें पता चलता है भाई राजनीतिक कारण में भी क्या करा इन्होंने, भाई सहायक संधि लिया है, मतलब सब्सिडी जो आपकी बोलते हैं कि ट्रीटी है उसको लिया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि लिया है। ठीक है, फिर ये सर आपका हड़प नीति लिया है, ठीक है, डलहौजी जो लाया था हड़प नीति, तो सर ये पॉलिटिकल से लीड मतलब ये पॉलिटिकल जो मतलब डिस्टर्बेंस चला वो इनकी दो वजहों की चला। इकोनॉमी मैंने बता दिया भाई 1813 में मुक्त व्यापार एक तरफ नीति लिया है, लेबरों से ज़्यादा काम करवाने लगे, इंडिया के खुद के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद करवा दी, शिल्पकार हैं, ठीक है, वो सब धंधा चौपट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा था, ये सब बहुत पहले से 1857 से पहले के चलता आ रहा था। अब 1857 में बस ये बोल दिया गया भाई एनफील्ड बंदूकों के चलते हमने विद्रोह किया, बल्कि असली हवा क्या थी, लोगों में जो विद्रोह की चिंगारी थी वो ये रीज़न थे, ये सब रीज़न थे। ठीक है, अब आप कहोगे सर और भी तो रीज़न होंगे ना। हाँ भाई, और भी रीज़न है आपके, मान के चलिए सामाजिक धार्मिक रीज़न हो सकते हैं, मतलब सोशल एंड रिलीजियस रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे आप मान के चल सकते हो कि भेदभाव होने लगा। ठीक है, तो मतलब अंग्रेज़ क्या करते थे, इंडियन रिलीजन था, इंडियन रिलीजन जैसे मतलब हिंदू लोग हैं, ठीक है, उनके धर्म के पद को मतलब काफ़ी कुछ जैसे एक्ट लिए गए, विधवा पुनर्विवाह, या उससे पहले वो सती प्रथा एक्ट 1829। ठीक है, कुछ लोगों के मन में रेत विचार था कि ये गलत किया गया, हमारे धर्म की रूढ़िवादिता या परंपरा को मतलब उल्लंघन किया गया अंग्रेज़ों ने, वे कुछ नहीं समझते हैं। अंग्रेज बोल देते थे ना कि तुम यार अंधविश्वासी आदमी हो, लेकिन इनको ये भी सब चुभने लगा। ठीक है, ये सब लोग मतलब ये सब बोलते हैं ना कि 1857 तो नाम दिया गया रिवोल्ट कि भाई इसकी एनफील्ड बंदूक की वजह से हुआ है, एनफील्ड गन की वजह से हुआ, नहीं, उससे पहले ही हमारे जो लोग थे वो अंदर के अंदर मतलब भरे बैठे थे कि यार कहीं से एक मौका एक चिंगारी मिल जाए, पूरा का पूरा साला जंगल जला देंगे, तो ऐसे बैठे थे लोग। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
1857 का मैंने बताया क्यों हुआ रिवोल्ट, क्या रीज़न था रिवोल्ट का, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जो क्रांति, रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कहाँ से हुई। आप कहोगे सर 1857 की बात है, सन 1857 की बात है, ठीक है। इसकी जो रिवोल्यूशन का जो सूत्रपात था, जो मतलब जो पूरा जिसने स्टेप सबसे पहले लिया था, वे हमारे कौन थे। आप कहोगे सर मंगल पांडे जी, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना पता चल गया आपको, ठीक है। अब मैं आपसे बोलने लगा भाई जो हमारा 1857 रिवोल्ट था, जो हमारी 1857 की क्रांति थी, उनमें किन लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। तो आप कहोगे सर जो हमारा आम नागरिक है, ठीक है, जो हमारा आम नागरिक है, ठीक है, उन लोगों ने ज़्यादा भागीदारी ली, ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। लाइक आपका आम नागरिक हो गया, आपका किसान हो गया, ठीक है, फार्मर जिसको बोलते हैं, आपका शॉपकीपर हो गया, दुकानदार, लाला लोग, ठीक है, मतलब दुकानदार हो गया, दिहाड़ी मजदूर लोग हो गए, लेबर हो गई आपकी, ठीक है। ये इन सब लोगों ने क्या करा, किसका साथ दिया 1857 रिवोल्ट में, काफ़ी भागीदारी निभाई। लेकिन किसने नहीं निभाई, जो आपके पढ़े लिखे लोग, एलिट लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वे दूर रहे। बड़े बड़े जमींदार, ठीक है, जो इनके टुकड़ों पे पल रहे थे वे दूर रहे, क्योंकि वे ईस्ट इंडिया कंपनी के टुकड़ों पे पल रहे थे, ठीक है। तो और पढ़े लिखे लोग हो गए, मध्य वर्गीय परिवार हो गया, कौन सा मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय परिवार हो गया, मिडिल क्लास, वो भी क्या कहने लगा, वो भी इनसे दूर रहा 1850 क्रांति से, ठीक है। तो भागीदारी किसने ली, आम नागरिक ने, किसान ने, दुकानदारों ने, और आपका लेबर्स ने, श्रम ने, ठीक है। और भाई आप इन्होंने ली ज़्यादातर भागीदारी किसमें, 1857 में। बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे बोलने लगता हूँ कि आप लोग मुझे एक बात बताइए, जिसको मैं ही लिख लेता हूँ। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ लिख बताता हूँ। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि मैं आपसे बोलने लगूँ कि भाई लखनऊ में किसने लीड किया था 1857 का रिवोल्ट। तो आपको सर हजरत बेगम जी ने, ठीक है। अब मैं बोलने लगा आपसे कि मुझे एक बात बताइए भाई कि जो 1857 का रिवोल्ट था, जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ है, जो आंदोलन हुआ है, ठीक है। अब इसके नाम के जो वे हैं, बोल सकते हैं कि लीडर, वे कौन थे। आपको सर नाम के लिए जो लीडर थे वो हमारे बहादुर शाह जफर थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ओल्ड भी हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, ठीक है। लेकिन 1857 का रियल में, वास्तविक में जिसने लीड करा है वो कौन थे हमारे, बताओ। तो आपको सर वे थे हमारे जनरल बख्त खां। कौन थे, जनरल बख्त खां, ठीक है। भाई हमारे यहाँ तो बारिश होने लगी है, देखो तूफान आया था अभी जस्ट, बारिश होने लगी, ठीक है। चलिए ये होगी बात आप लोगों से मेरी, है ना। अभी हम आगे आगे सब कुछ देखेंगे, क्वेश्चन में सब चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जी ने करा था 18, और झांसी में लक्ष्मीबाई जी ने करा था रिवोल्ट, ठीक है। बागपत में शाहमल जी थे बड़े फेमस, कौन थे, शाहमल जी बागपत के, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो रिवोल्ट हुआ था उसमें कौन कौन शामिल नहीं थे, ठीक है। सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। और बाकी बातें हम वहाँ पे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ बच्चों को वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियो जा रही है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। देखो टाइम लगता है हर चीज़ में ना, कंटेंट हम भी रेडी करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, एनर्जी देते हैं, आपसे बस कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब करो यार, एंड लाइक और शेयर भी करो, ठीक है। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। वो बोलते हैं कि ज्ञान बढ़ने से, मतलब बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए, देखो आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी वीडियो में, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि भाई एक बात बताइए कि 1857 में के बाद जो रिवोल्ट है, ठीक है, उसके बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन भाई हिंदी में भी पढ़ूंगा और इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। कई बार हो सकता है कि मैं इंग्लिश में पढ़ूँ, हिंदी में ना पढ़ूँ, और कई बार होगा मैं हिंदी में पढ़ूँ लेकिन इंग्लिश में ना पढ़ूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को केयरफुली अपना रीड करके चलना, ठीक है। देखो भाई बोल रहा है कि द रिवोल्ट वॉज सपोर्टेड वो ठीक है हार्टली बाय द एडुकेटेड एलाइट इंडियन एवरीवेयर, ठीक है। अभी इस जिन बच्चों ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है वो समझ जाएंगे कि क्या गलत है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि भाई जो ये विद्रोह हुआ है इसमें भाग लेने वाले जो लोग हैं, पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं, वो ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी जो कहते हैं ना कि मतलब बोल सकते हैं कि पार्टी रिवोल्ट वर यूनाइटेड बाय देयर, ठीक है, हेटेड, जो हेट था वो उन्होंने इस विद्रोह में दिखाया है, समझ में। चलिए दूसरा, द रोल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हाँ यूनिटी, भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तो बात हो ही रही थी इसमें, है ना। भाई एनफील्ड जो आपकी वो कारतूस जो बनी हुई थी उसमें लोगों ने एक साथ इकट्ठे आए, क्योंकि उसमें बोला गया था भाई गाय और सूअर की चर्बी है, ठीक है, दोनों के लिए वो गलत है, ठीक है, ये बात समझ में। द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया। यस, हमने अब तक जितना भी पढ़ा है, क्या आपने अब तक ये पढ़ा है कि भाई कि भाई साउथ इंडिया से इन्होंने लीड किया था 1857 को, नहीं ना, क्योंकि साउथ इंडिया में हुआ ही नहीं था रिवोल्ट, ये वाला फैला ही नहीं था इतना, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, ठीक है। अब गलत कौन सी है, आप कहोगे सर गलत है ए, क्योंकि ए में क्या बोला, हर जगह शिक्षित कुलीन भारतीयों द्वारा
विद्रोह को पूरे दिल से समर्थन किया गया था। मैंने जबकि आपको क्या बताया भाई, इन्होंने तो सपोर्ट करा ही नहीं। जो अमीर लोग हैं, जो शिक्षित लोग शांति पसंद करते हैं, वो क्यों रिवोल्ट करेंगे, जैसे हमारा नरम दल टाइप, ठीक है। अब कुलीन लोग जो हैं वो भाई बड़े अमीर लोग हैं, उनको क्या जरूरत पड़ती है, वो तो बल्कि पैसा खा रहे हैं किससे। और शिक्षित लोग भी किसके अंडर काम कर रहे हैं, आप करोगे सर शिक्षित जो लोग हैं वो तो ईस्ट इंडिया में नौकरशाही कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट इस कौन सी रॉन्ग हुई, आपको सर ए, दिस इज द आंसर, ठीक है। आओ आगे बढ़ो, मैंने आपको समझा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 8, ठीक है। वो बोला 1850 रिवोल्ट के बारे में कि भाई बताइए कौन सा सही है, ठीक है भाई। इट रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड बाय द ठीक है, राजा, नवाब्स एंड तालुकदार। यह राजा, नवाबों, तालुकों द्वारा सावधानीपूर्वक आयोजित और नियोजित विद्रोह था। भाई इस रिवोल्ट की क्या खासियत थी कि भैया ये जो है नॉन प्लानिड था, ठीक है। ये प्लान के अकॉर्डिंग रिवोल्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। तुरंत घटनाएं हुई, तुरंत लोगों ने अपना फटाफट जो भी करना था करा, इसमें कोई प्री प्लान नहीं था, ठीक है। ये भी गलत हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, रूमर्स एंड, ठीक है, प्रोपेगेशन डिड नॉट प्ले एनी रोल इट आउटब्रेक एंड स्प्रेड, ठीक है। इसके प्रकोप और प्रसार में अफवाहों और भविष्यवाणियों की कोई भूमिका नहीं थी। भाई ये भी गलत हो गया, बस समझ लो भाई ये क्यों गलत है। भाई ये भी ऑप्शन मतलब क्यों सही नहीं है, उसका एक रीज़न है भाई। अफवाह तो थी ना, अफवाह तो फैली थी ना कि भाई बंदूक में सुअर और गाय की चर्बी है, ये अफवाह फैली थी, बहुत आग की तरह फैली। अब बोले कि भविष्यवाणी, भाई साहब बोल दिया गया कि जब ये युद्ध होने वाला, मतलब ये जो रिवोल्ट हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, उससे पहले लोग बोलने लगे कि भाई ये भविष्यवाणी हुई थी कि 100 साल बाद, पल्लासी युद्ध के बाद, पल्लासी युद्ध, ठीक है, पल्लासी वॉर के बाद जो है, पल्लासी वॉर कब हुआ था आपको कि सर 1757 में, इसके 100 साल बाद एक युद्ध, एक विद्रोह होना था। ये एक भविष्यवाणी थी, मतलब लोगों ने इस टाइप की बातें करनी स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये अब आप लोग एक बात बताओ, क्या ये सही नहीं हुआ, आपको यहाँ से ये तो सही हुआ, बट ये गलत है क्योंकि इसने बोला था कि कोई भूमिका नहीं थी, जबकि थी, ठीक है। तो ये भी सही नहीं हुआ, ये काट दो आप लोग, ये भी नहीं हुआ, ये भी सही नहीं हुआ, ठीक है। अब पढ़ो सी ऑप्शन, तो द रिबेल, ठीक है, प्रोक्लेमेशन इन 1857, ठीक है, रिपीटेडली अपील्ड टू द ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। मतलब 1857 विद्रोह घोषणाओं ने अपनी जाति और पंथ के बावजूद आबादी के सभी वर्गों से बार बार अपील की, ठीक है। समझ में भाई, देखो इसका मतलब है कि 1857 में जो विद्रोही घोषणाओं ने अपनी जाति और पंथ, भाई आपकी कोई भी जाति हो चाहे कोई भी धर्म हो, ठीक है, आप सभी वर्ग एक सबकी अपील की गई, सब शामिल हो इसमें, ठीक है। बात समझ में, ये तो बात सही है, दिस इज राइट। डी, अंग्रेज विद्रोहियों को जल्दी और आसानी से नियंत्रित करने में सफल रहे। नहीं भाई, अंग्रेज इतनी जल्दी, अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे 1857 में। जब भी तो एक्ट आया था, आपको याद है 1858 क्राउन एक्ट, विक्टोरिया के द्वारा, पता है ये आया था, तो इसलिए मतलब पसीने आ गए थे अंग्रेजों को। साला यार ऐसे हर एक कोने में, मतलब मैं आप देखोगे हर एक कोने में, क्योंकि उत्तर भारत के हर एक कोने में, ये हमारा नॉर्थ इंडिया के हर एक कोने में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे विद्रोह एकदम सडनली चला, अंग्रेजों को ये नहीं पता चला कि यार ये क्या हो गया, हप्पे वप्पे चक्के रह गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आगे ना महारानी विक्टोरिया का नाम लिया, महारानी विक्टोरिया आ गई है, देखो, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, प्रोक्लेमेशन, ठीक है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की बात कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि भैया कि सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या बोला करेक्ट आंसर में, बोला जा रहा है क्या कि द डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, ठीक है, भारतीय राज्यों को हड़पने के किसी भी इरादे को छोड़ना, क्या इस एक्ट में था? हाँ, इस एक्ट में एक घोषणा की गई थी कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य अपना जो है एरिया नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब किसी भी विरासत को अपने कब्जे में नहीं लेगा, जितना उसका एरिया था अब उतना ही रहेगा, ठीक है, उससे आगे अब कोई हड़पने का कोई प्लान नहीं है किसी भी राज्य को, ठीक है, दिस इज राइट। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखा गया। यस, ईस्ट इंडिया ने तो हालत ख़राब कर दी, तो इसलिए अब किस क्राउन के अंदर आ गए, ब्रिटिश क्राउन के, जब तुम्हारे यहाँ पे जो वॉइसरॉय वगैरह ये सब चला, ठीक है। फिर बोले भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। यस, रेगुलेट किया गया भाई कि भाई कितने साल तक तुम चीन के साथ अपना व्यापार रखोगे, चाय का व्यापार रखोगे, चीन के साथ चाय का व्यापार, तो ये बात हुई थी इसमें, बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तो ईस्ट इंडिया का एक अधिकार था, अब इसी एक्ट में और जो अंग्रेज लोग थे ब्रिटेन के, वे कहने लगे भैया क्या ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी व्यापार, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें उनका भी फ़ायदा हुआ इस एक्ट में, इस घोषणा में जो 1858 में, ठीक है। तो क्या आंसर हुआ आपको, सर तीनों आंसर हुआ, डी इज़ द राइट आंसर, बस समझ में। लेकिन आपने कुछ एक चीज़ नोटिस करी, आपका कोई सर क्या, वो ये है, अब जैसे मैं बोलता गया आपने हाँ करते रहे, भाई ये स्टेटमेंट पढ़ना जरा, थर्ड, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार
को विनियमित करना। भाई ये जो 1858 एक्ट आया था, ठीक है, आपने देखा, ये देखो देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी आपने, यहाँ ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत आ गया है, लेकिन यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना नहीं। भाई 1858 जो एक्ट आया था वो, ये जो महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा दी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की बात नहीं करने आए थे, यहाँ बिजनेस करने की बात नहीं आए थे। ये आए थे क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज है उसको ख़त्म कर देना, ठीक है, समझ गए। इन्होंने 1858 में, ठीक है, क्या बोला गया था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ठीक है, उसको क्या कर देना है, बिल्कुल उसको फिनिश कर देना, ख़त्म कर देना है। तो ये ख़त्म किया गया था, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई, बस समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ व्यापार की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ शासन की बात कर रहे थे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था व्यापार से। तो थर्ड इज रॉन्ग। आप भी बड़े मज़े से कह रहे हो सर, मैं देखना चाह रहा था कि कैसे तुम इस क्वेश्चन को पकड़ते हो, ठीक है। तो आंसर इज़ द 1 एंड 2। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई कोल डंका शाह 1857 डंका शाह कहा जाता था किसको? अभी मत बोल देना अमित शाह को, समझ गया। चलो अब मैं बता देता हूँ, आप तो बताने में टाइम लगा रहे हो भाई, आंसर कमेंट में किया करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। एक तो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो निराश कर देते हो यार, ऐसा मत करा करो। चलो देखो, डंका शाह की बात कर रहे हैं। किसको बोला गया है डंका शाह? डंका शाह बोला गया है हमारे, बताओ प्यारे अहमदुल्लाह शाह जी को, ठीक है, इनको बोला गया क्या, डंका शाह। अब जिसमें थोड़ा कॉमन सेंस है, किसी को नहीं भी पता ना, ये देखो शाह, अब देख लो शाह, दिस इज राइट आंसर, सिंपल, ठीक है। चलो अब आप एक तो बात ये समझ गए, डंका शाह वाली आप बात समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक बात बताओ कि अहमद उल्लाह शाह जी ने या डंका शाह जी ने किसका नेतृत्व किया था, किस एरिया का, किस शहर का, किस गांव का? तो आप कहोगे सर फैजाबाद। किसका? फैजाबाद का, अंग्रेजों के खिलाफ सड़क खड़ा संघर्ष करा था, ठीक है, बस समझे। अब आप कहोगे सर इनको डंका शाह क्यों जाया जाता? क्योंकि भाई ये कहीं भी जाते थे ना, इनके कारनामे ऐसे होते थे कि इनके आगे ढोल बजते थे, ढोल मतलब डंका बजने लगता था, समझ में। चलिए आप भी लोग कुछ ऐसा करो जो आपके नाम का डंका बजे। चलो आइए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 अगस्त की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर जोर दिया? मैं फिर बोल रहा हूँ, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? अगस्त 25, 1857 की बात चल रही है, ठीक है। आजमगढ़ की बात करिए, प्रोक्लेमेशन की बात चल रही है, मतलब आजमगढ़ की उद्घोषणा की बात चल रही है। इसने किस मुद्दे पर जोर दिया? भाई साहब इन्होंने जोर दिया था कि भाई मुग़ल बादशाही वापस आए, ठीक है, बादशाही मतलब द रिटर्न ऑफ बादशाही। आजमगढ़ उद्घोषणा ने जो जोर दिया था कि भाई मुग़ल बादशाही वापस लाया जाए, ठीक है, इसका ये कहना था इस प्रोक्लेमेशन में, मतलब इस उद्घोषणा में, ठीक है, बस समझिए। इसका मोटिव क्या था कि भाई जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी में अलग अलग जो क्लास है, लाइक जमींदार, व्यापारी, ठीक है, कोई सिविल सर्वेंट, कारीगर, पंडित, मौलवी, ये सब को इनको एकजुट किया जाए। इनको एकजुट करने के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया जाए? रिवोल्ट किया जाए, विद्रोह किया जाए, ठीक है। इसलिए इस उद्घोषणा का ये एक उद्देश्य भी था, ठीक है। और जोर किस मुद्दे पर था इनका? कि भाई बादशाही को वापस लाया जाए, बस समझ में आ गई। चलो अब इनमें से बोला है कि द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ द रिवोल्ट 1857। कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण नहीं है? अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई क्या कारण नहीं हो सकता, ठीक है। बोला है कि अवध का विलय, बक्सर का युद्ध, अंतिम पेशवा उत्तराधिकारी को पेंशन देने से मना करना, मुगलों को उनके विशेष अधिकारों से वंचित करना। अब इनमें से बताओ क्या कारण हो सकता है? यदि मैं बोलता कि डी कारण होगा तो आप क्या डी कर देते हैं? तो यदि मैं बोलता ऑल ऑफ, अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप कहोगे सर हमको याद है जो एनेक्सेशन ऑफ अवध है, ये सर हमको पता है कि 1856 में हुआ था। हाँ सर, जब अवध के विलय की बात आ रही है, हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो 1857 में क्रांति हो सकती है कि इसका पार्ट है, क्योंकि 1856 में। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, वो बोलोगे क्या? अरे ये बक्सर का युद्ध जो है इसको कैसे बोल दिया भाई? ये तो 93 साल पहले हुआ था, 100 साल पहले हुआ था सर। ये तो 1764 में हुआ था सर। ये रिवोल्ट कैसे हो गया? मतलब 100 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई 1857 में रिवोल्ट का इसका रीज़न बताएगा तो बेवकूफ़ हो सकता है भाई, ठीक है। और तुम में से कोई होगा ही कहता है इसका। चलो तो वो बोल रहे थे कि कौन सा रीज़न नहीं है ना, कौन सा कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है भैया? बी नहीं है, तो बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि अंतिम पेशवा के उत्तराधिकारी को पेंशन देने से इनकार करना, ये था ही मेन, ये भी रीज़न शामिल है, ठीक है। मुगलों को उनके विशेष अधिकार से बहुत वंचित करा भाई, सबको वंचित करा इन्होंने, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये आपके CDS का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। आज मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में देखिए, मैं हर बार इंग्लिश में पढ़ूंगा। चलिए, 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमद उल्ला शाह के बारे में, मौलवी अहमद उल्ला शाह याद आया कुछ के बारे में कौन सा कथन सही है? डंका शाह, अभी तो ऊपर पढ़ा, ये तो राइट हो गया, ठीक है। इन्होंने चिन्हट के प्रसिद्ध में भाग लिया था। वे हेनरी लोनेस की कमान में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मारे गए थे। अब ये दो चीज़ें आपको डाउट में डालेगी, लेकिन हमको पता है सर पहला हमारा ठीक है, पहला इसमें है सर, पहला इसमें है, इसमें है, ये कट गया, ठीक है सर। अब वो बोल रहा है कि उन्होंने चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में भाग लिया था, तो आप कहोगे हाँ सर, 1857 के रिवोल्ट के समय ही इन्होंने चिन्हट में, जो चिन्हट का युद्ध था प्रसिद्ध, उसमें भाग लिया था। और पता किसकी सेना को हराया था इन्होंने किसकी सेना को हराया था पता है? इसकी सेना को, ये रहा नीचे, हेनरी लोरेंस, इसकी सेना को हराया था चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में। और यहाँ क्या ऑप्शन में बोला कि हेनरी लोरेंस की कमान में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मारे गए थे। अरे भैया क्यों मार रहे हो ऐसे स्वतंत्र सेनानी को, ठीक है। चलिए, थर्ड इज रॉन्ग हो गया, थर्ड इज रॉन्ग। और एक बात बताऊँ, चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में हेनरी लोरेंस को हरा दिया था। किसने हराया था? अहमदुल्ला शाह ने, डंका शाह जी ने, ठीक है। तो डी इज़ द राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बात कर रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापक सिद्धांत की नीति पेश की थी, किसने की थी? अब आप कहोगे सर कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने सर, हेस्टिंग्स से? नहीं भाई, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? डलहौजी ने। बड़ी फेमस है ये, तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ डलहौजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा डलहौजी? लॉर्ड डलहौजी, बताओ कब तक रहा गवर्नर जनरल रहा ना ये तो आपको सर 1848 से लेके 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहा है, ठीक है। बस समझिए। दूसरी बात, इसकी थ्योरी क्या थी भाई? ये जो इसने दिया था, कौन सा व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन लैप्स जो थी, ठीक है। ये सिद्धांत क्या था भाई? ये पॉलिसी के तहत ना, इस पॉलिसी है, यदि किसी भी आश्रित रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी हो जाए, मतलब कोई एक शासन है, इसका जो राजा है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई और उसका कोई क्या नहीं है, सन नहीं है, ठीक है, उसका खुद का सगा सन नहीं है, ठीक है, तो ये विरासत खुद ब खुद किस में चला जाएगा? आप कहोगे सर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला जाएगा। मतलब कहने का भाई, ये राजा है, राजा के यदि कोई बेटा नहीं है और राजा की मृत्यु के बाद इसका पूरा राज्य किस में जाएगा? ब्रिटिश के पास जाएगा, खुद ब खुद, ठीक है। बस समझ में आ गया। अब किसी के मान लो एडोप्शन है ना, दत्तक पुत्र, तो भैया वो भी काम का नहीं है, क्या नहीं है? वो भी काम का नहीं है, उसको ओरिजिनल चाहिए भैया, समझ गए? ओरिजिनल का ज़माना है। चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहा हूँ, कभी सीरियस हो। देखो 1793 में स्थायी बंदोबस्त ने क्या पेश किया? बताओ भाई क्या पेश किया? किसान अधिकार, जमींदारों के भूमि की बर्जुआ संपत्ति के अधिकार, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिपिंग अधिकार, महिलाओं की संपत्ति रखने का अधिकार। जल्दी बताओ। इसने राइट दिया बी, ठीक है, बुर्जियस प्रॉपर्टी राइट इन लैंड टू जमींदारों को भूमि में बर्जुआ संपत्ति रखने का अधिकार, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी हम इस बारे में पूरी बात करेंगे कि भाई 1793 में, ठीक है, जो आपका ये सेटलमेंट आया, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, मैं परमानेंट सेटलमेंट PS से बोल देता हूँ, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, यह इसको लाया कौन? तो आप कहोगे सर इसको तो लाए हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, बात समझ में आई? चलो, लेकिन सर ये कॉर्नवालिस लाए हैं 1793 में, इसके अंडर कौन कौन से एरिया थे? तो आपको जैसे मैंने बता रखा है, आपका बंगाल प्लस बिहार प्लस ओडिशा, जस्ट वेट, ठीक है, ये सब लागू अप्लाई किया था इन पर कौन सी सेटलमेंट अप्लाई की गई थी? तो आप कहोगे सर स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, कौन सी जमींदारी प्रणाली? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। किसने की थी सर? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, बंगाल बिहार उड़ीसा, BBO, ठीक है, बात समझ में। अब क्या हुआ था, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये आपकी वेट, ये क्या हो गया, चल नहीं रहा, ये परमानेंट जो सेटलमेंट है आपकी, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था, जितने भी लैंड लॉर्ड है, जो भी जमींदार है, उसको पूरा राइट हो गया था, मतलब जमींदार लोगों को पूरा राइट मिला था किस चीज़ का? मालिक बनने का। और वो भी अब उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वंश के जो होंगे, वो उस ज़मीन के पूरे क्या होंगे? मालिक होंगे। बात समझ में आ गई? बस जो जमींदार थे उनको कंपनी को एक क्या देना था, मतलब एक जो फिक्स रिवेन्यू है, कैसा फिक्स रिवेन्यू, वो देना होता था, ठीक है, और जो कि हमेशा के लिए तय कर दिया जाता था। अब इस सिचुएशन ने क्या करा, जो किसानों के राइट है ना, उसको कम कर दिए, जो किसानों के राइट है उसको कम किए थे, किसने किए थे? परमानेंट सेटलमेंट,
ठीक है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ केवल काश्तकार बना के रख दिया, मतलब कि बस बोई करो, कटाई करो, ये सब बस। मालिकाना हक नहीं दिया। मालिकाना हक किस पे था? जमींदारों पे था। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की बात करें, सब्सिडरी अलायंस की बात करें कि नियमों और शर्तों में क्या शामिल नहीं था। अब समझ रहे हो सहायक संधि? अंग्रेज अपने सहयोगी की रक्षा करेंगे, जब तो उसको बोला सहायक संधि। दिस इज राइट। सहयोग अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में शामिल होने के लिए स्वतंत्र था। क्या वाक्य में स्वतंत्र था? पढ़ी होगी आपने तो सब्सिडरी अलायंस, 24 में पेपर है भाई, क्या कर रही होती, नहीं पढ़ा है? दूसरा पढ़े, सहयोगियों के क्षेत्र में एक ब्रिटिश शासन टुकड़ी तैनात की जाएगी। सहयोगी के ब्रिटिश जो सहयोगी आप समझ रहे हो, जो भी उसके अंडर आ गया है, ठीक है, जो जिसने मान लो ये हो गया, ये हमारा वॉर हुआ या कुछ भी लेके हमारे बीच एक संधि हो गई, कैसी? सब्सिडरी अलायंस संधि होगी। ये हमारा अंग्रेज है भाई, ब्रिटिश है, ये हम है भाई, ठीक है। तो भाई अब आप इसके अंडर आ गए, ठीक है। अब ये आपको सहयोगी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सहयोगी, प्रोटेक्टर, ठीक है। बस समझ में? अभी आगे बढ़ते हैं इस बारे में, पूरी बात समझना, ठीक। अब वो बोल रहा है कि सहयोगी को ब्रिटिश सशस्त्र टुकड़ों की रखरखाव के लिए संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। यस, दिस इज राइट। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये लेकिन बी इज गलत भाई। कोई भी शासक जो सहायक संधि के जिसने अपना ली, ठीक है, वो अन्य दूसरे जितने भी आपके राजा लोग थे उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता था, समझौता नहीं कर सकता था बिना अंग्रेजों की किसके परमिशन के। बात समझे? तो यहाँ तो बोल रहा आज़ाद है, स्वतंत्र है, फ्री है। नहीं भाई, फ्री नहीं था, बेचारा नहीं था। डी इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि कौन सा शामिल नहीं था, तो बी इज़ द राइट, यही तो शामिल नहीं था, परमिशन चाहिए थी भाई उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोगों के सामने कि वेंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। आपको पता है जमींदारी तो नहीं होगी, क्योंकि भाई वो क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने सीधे किसानों से राजस्व इकट्ठा किया। तो भाई फिर जमींदार क्या करेगा? हटाओ जमींदार। अन्नावाड़ी नहीं है, देसीवाड़ी नहीं है भैया, रेतेवाड़ी है। नाम बदल तो कुछ भी, ठीक है, देसीवाड़ी, अरे भैया रेतेवाड़ी, ठीक है। समझ में आ गई? दिस इज राइट। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे एक बात बताइए, रेतवाड़ी मतलब हिंदी में बोले रेतेवाड़ी, ये जो सेटलमेंट है, जो मतलब सॉरी ये जो व्यवस्था है, ठीक है, इसे कौन लेके आया? आप कहोगे सर हमें पता है कौन लेके आया, सर थॉमस मुनरो, ये तो लेके आए थे, थॉमस मुनरो जी लेके आए थे इसको। इन्हें किसानों से बड़ा प्यार था। इन्हें दिमाग में आया कि यार जमींदार साला बीच में पैसा खा जाता है, इससे अच्छा ये है कि भैया तू किसान, अरे मैं ब्रिटिश का वो हूँ, क्या नाम है, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रखवाला, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का, कि भाई हम आपस में सौदा करा करेंगे, जो तेरा रेवेन्यू तू मुझे डायरेक्ट मेरे हाथ में देगा, ठीक है, और जो बचेगा एक भाग तू रख लियो, बाकी 9 भाग मुझे दे दियो, 10 में से यदि 10 रुपये कमाना हो तो 9 मुझे दे दियो, एक तो अपने पास रख लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो जमींदार जो पैसा खा रहा था, क्योंकि जमींदार बहुत अमीर हो चुके थे, ये साला ब्रिटिश जो क्या बोलते हैं कि जो ऑफिसर भी थे ना, उनसे भी अमीर हो चुका था, बस समझिए, इसलिए जमींदारी की व्यवस्था को ही खत्म कर दिया, बड़े बड़े कोठियाँ महल बन चुके थे इनके, ठीक। चलो ये बात आ गई थॉमस मुनरो की आपको। अब एक बात बताओ, इसको जो हमारी रेतेवाड़ी व्यवस्था है, इसको कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो आप कहोगे सर हमको पता है इसको सर मद्रास में प्लस सर बम्बई में और प्लस असम, ठीक है सर, इतने यहाँ पे लागू किया गया था। कहाँ? मद्रास, बम्बई और असम में। असम में ऊपर पड़ा था बंगाल, उड़ीसा, याद है? अब वो कौन सी थी भाई? ये तो रेतेवाड़ी है, वो स्थायी बंदोबस्त है नहीं, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, दिखाता हूँ अभी को, ये रही परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड वेलेस्ली की, ठीक है। ये रही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह क्या देखो, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखो बादल गजर आ रहे हैं बाहर, कड़क कड़क आवाज़ आ रही हो, ठीक। रेतेवाड़ी थॉमस मुनरो, हाँ जी पता है, कॉर्नवालिस भी पता है, पहला दूसरा तो राइट है, क्या थर्ड भी राइट है? जल्दी बताओ। यस, थर्ड भी राइट है। मारवाड़ी बंदोबस्त कौन लाया था? हॉर्ट मैकेंजी लेके आए थे, तो डी इज़ द राइट आंसर हो गया आपका, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं? चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मारवाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, मारवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई देखो, ये जो अप्लाई हुआ था 1822 में इसको लाया गया था, कौन? हॉर्ट मैकेंजी लेके आए थे, ठीक है। और एक रिवेन्यू सिस्टम था ये, जिसमें बात की गई थी भाई जो भी रिवेन्यू है, ठीक है,
वो जो पूरा गाँव है इकट्ठा होकर एक आदमी को रेवेन्यू देगा, और वो रेवेन्यू जो है किसके पास जाएगा? ईस्ट इंडिया, मतलब जो भी उस टाइम ब्रिटिश शासन के जो लेते थे उनके पास जाएगा। बस समझ में? इसमें जिम्मेदार कौन होता था? गांव का जो ये व्यक्ति है, जो गांव का प्रधान, ठीक है, ये जिम्मेदार होता था। समझ में आ गई? अब बात कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और बता देता हूँ। होता क्या था भाई, ये गांव है, गांव में लोगों के अपने अपने घर हैं। इधर एक हमारे प्रधान जी हैं, ये बैठे हैं चटाई पे, इन्होंने खेती करी, जो भी रेवेन्यू आया, जो भी बनेगा वो इन्होंने इसको दिया। ये जाके जाएगा कहाँ? अंग्रेजों के पास, उठा के इनको पकड़ा देगा, इनका रेवेन्यू। ठीक है, बात समझ? चलिए ये कहाँ चली भाई? महालवाड़ी जो सेटलमेंट है वो कहाँ चला? आप कहोगे सर ये चला था हमारा एक तो यूपी, एमपी और पंजाब और गंगा घाटी, ठीक है, थोड़ी सी पंजाब, यहाँ पर ये फेमस हो गया, चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहे हैं कि भाई जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, ठीक है, उसका जो बंगाल के लोग हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? ठीक है, बताओ। देखो पहला पढ़ रहे हैं कि जमींदारों ने ब्रिटिश एवं किसानों की तर्ज पर कृषि में सुधार के लिए पूंजी और धन का निवेश किया। क्या आपको लगता है कि भाई जमींदार जो है, ठीक है, वो मतलब द जमींदार इन्वेस्टेड द कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू द इम्प्रूव एग्रीकल्चर अलोंग लाइन्स टू ब्रिटिश ह्यूमन फार्मर्स? ऐसा होगा? क्या लगता है? ये गलत है भाई, क्योंकि अधिकांश जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर सुधार या नई तकनीक में निवेश ही नहीं किया। जबकि अंग्रेज बोल रहे थे भाई तुम निवेश करो, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, इसलिए तो स्थायी बंदोबस्त चला था। ये गलत हो गया, ये तो करा ही नहीं था। जोतदारों के नाम से जाने वाले अमीर किसानों का एक समूह गाँव में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहा। दिस इज राइट, ये हकीकत है। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था पता है? कि स्थायी बंदोबस्त में ये हुआ था कि भैया ये बोला गया था कि ये देखो, ये हमारे फार्मर है, किसान है, ठीक है, ये हमारे अंग्रेज साहब है, इन्होंने बोला भैया ऐसा है, सॉरी ये देखिए 3 लोग हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, जस्ट वेट। देखिए ये 3 लोग हैं, ये एंड ये हमारा किसान है, ये हमारा जमींदार है, ये हमारा अंग्रेज सरकारी अंग्रेज अधिकारी है। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ने कहा भैया देखो परमानेंट सेटलमेंट है, सिंपल सी बात है, तुम हर साल मुझे कितना दोगे? तुम दोगे 10 रुपया, मेरे हाथ में आना चाहिए, बाकी चाहे तुम कितना रखो। इसने किसान को क्या बोला? इसने किसान को बोला भैया तुम मुझे दोगे 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। ठीक है, अब हुआ ये भैया 10 इसके पास रह गए, 10 सरकार के पास चले गए। ठीक है, बस समझ में आ गई। अब ये मजबूत हुआ नहीं वो सरकार के जितना आपको, यहाँ सर इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, और जान किसकी गले में पड़ी? आफत किस पे आई? तो आपको सर किसान पे आई बेचारे पे। वो 10 रुपये और एक्स्ट्रा दे रहा है, क्योंकि क्यों दे रहा है? क्योंकि उस पर जमींदार की नियत है, और जमींदार को सिर्फ 10 रुपये देना है अंग्रेज को, उसका तो सेट है। ठीक है, तो ये हुआ था, बेच द राइट। ठीक है, और भाई प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दियो, मका मान जाओ तुम सब, ठीक है ना? अरे थोड़ा फन कर रहा हूँ, सीरियस मत होना। चलो, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं में सही क्रम से पहचाने। भैया क्रम बताओ, सीक्वेंस वाइज बताओ, क्वेश्चन आता है सीक्वेंस वाइज, बच्चा गोड़ हो जाए सीक्वेंस वाइज देखते हैं। नुका क्या पूछ लिया भाई? ठीक है, बताओ। अब आपको पता होगा कि भैया पीट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो 1798 में आया। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? आप कहोगे सर वो तो 1848 में हुई है। ठीक है, अब मैं बोलने लगा आपका, मुझे एक बात बताइए, द ट्रीटी ऑफ लाहौर तो आपको बता दिया 1846 में हुई है, 1846 में हुई है। ठीक है, तो अभी बताओ व्यापक जो संधि है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कब आई? आपको सर ये 18 आपका 48 में आई। ठीक है, और पीट्स इंडिया एक्ट आपको बता दिया 7084 में आया, 7084 में आया। कहाँ गया जैसे पीट्स इंडिया? ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखो भाई जो पीट्स इंडिया एक्ट आया, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, जो लाहौर की संधि हुई है, किसकी? लाहौर की ट्रीटी 1846, और जो हमारा ये सब्सिडी अलायंस है ये कब आया? 1798। और भाई ये कब आया? डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है, ये आया आपका 1784। तो अब बताओ सबसे पहले क्या आया? आप कहोगे सर सबसे पहले आया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? आप कहोगे सर 4 ढूंढो, सबसे पहले 4 का है। हमने कहा सर 4 यहाँ है, कहीं नहीं है, ना यहाँ है ना, सॉरी सबसे पहले आया 1। अरे यार सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, 1 कहाँ है? आप कहोगे सर 1 ही रहा। फिर सर 1798, ठीक है, ये आ गया आपका, जस्ट वेट, क्या बता रहा हूँ यार, हाँ 1784 में आया, यस 1798 में ये आया। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट आया कब का? 1784 में आता है पीट्स इंडिया एक्ट। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहाँ था याद है? क्या याद था? अरे यार गलत हो गया, 1848, ध्यान रखना।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कब आया, व्यक्तिगत सिद्धांत 1848 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और सब्सिडी अलायंस आया, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि आई 1798 में। तो भैया देखो चौथा 1784, दूसरा इसके बाद 1798, तीसरा आया आपका लाहौर संधि 1846, उसके बाद 2 साल बाद क्या आया आपका 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो बी इज़ द राइट, ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, कभी कभी हो जाता है। किस नेता को भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन का पिता कहा जाता है? सिंपल है, हमको पता है, राजा राममोहन भाई जी, पिछली वाली क्लास में भी कराया था मैंने आपको। कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन द्वारा स्थापित और संपादित किया गया था? बताओ। बहुत बढ़िया है, बहुत क्वेश्चन बढ़िया। मिरातुल अकबर। बात समझ में आ गई? चलो पढ़िए। बात कर रहे हैं हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बारे में। बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम राजा राममोहन राय, ईश्वर विद्याचंद्र सागर, ऐसे ऐसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यासागर के लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मदद की। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में विद्यासागर की उपाधि मिली। वह महिला शिक्षा के प्रसार को लेकर उत्साहित है। ये तो हमको पता है कि भैया थर्ड इज, बिल्कुल आंख बंद कर राइट करोगे आप, थर्ड इज राइट। ठीक है, थर्ड सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यासागर ने शास्त्र सम्मत समर्थन के प्रति आश्वस्त होते हुए बिना ही विधवा विवाह का बचाव किया। कैसा था, आइए देखते हैं। देखो भाई सिंपल है, वो पूछ रहा है हमसे क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, और हमने जल्दीबाजी में किस पे लगाया, थर्ड पे। यही तो मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि आप कैसे कर रहे हो काम। जल्दीबाजी कभी मत करो, आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो। ये जरूर देख लो भैया सही पूछा है गलत पूछा है। ठीक, देखो भाई जो सही है हमने वो निकाल दिया भाई, हमको पता है सही ए हमारा, थर्ड हमारा सही है, तो इसको काट दो, बात खत्म, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, विद्यासागर के लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि उन्होंने बंगाली वर्णमाला को बनाया था, ईश्वर से विद्यासागर ने। ठीक है, किसको व्याकरण बनाई थी, वर्णमाला बनाई थी। ठीक है, किस कौन सी, बंगाली वर्णमाला बनाई थी, जिन्होंने बंगाली भाषा को समझने में बहुत आसानी बनाई, मतलब सरल बनाया। ठीक है, तो हमको पता है दिस इज़ राइट, पहला सही है, लेकिन हमें गलत ढूंढना है तो पहला काट दीजिए। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से विद्यासागर की उपाधि मिली थी, क्या ये सही है? बताओ। अब ये बात कर रहे हैं किसकी, प्रेसिडेंसी कॉलेज की। उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से विद्यासागर की उपाधि मिली। नहीं भाई, उन्हें विद्यासागर की उपाधि संस्कृत कॉलेज कोलकाता से मिली थी, प्रेसिडेंसी से नहीं मिली थी। कितना एग्जामिनर के लिए कितना आसान होता है कि भैया नाम इंटरचेंज करो, खत्म, स्टेटमेंट। दूसरा सही नहीं है, तो हमारा दूसरा आंसर ये है। ठीक है, हमसे पूछे सही नहीं है, कहाँ से मिली थी उपाधि विद्यासागर जी को? आप कहोगे सर संस्कृत कॉलेज से। कौन से कॉलेज से? संस्कृत कॉलेज से मिली थी उपाधि। ठीक, बस समझिए, तो दूसरा गलत हो गया। फोर्थ, विद्यासागर ने शास्त्र सम्मत समर्थन के लिए, शास्त्र सम्मत समर्थन के लिए प्रति अस्वस्थ हुए और बिना ही विधवा विवाह का बचाव किया। अरे भाई, विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन करने के लिए ना प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों को गहराई से अध्ययन किया था, ऐसी हवा में नहीं करा है। ठीक है, और ये क्षेत्र ये भी बताया था विद्यासागर जी ने, आपको पता है कि भाई शास्त्रों में विधवा विवाह की अनुमति है। हमारा ऋग्वेद था भाई, पढ़ा नहीं गया ऋग्वेद, समझ गए? ऋग्वेद के बाद ही तो सारी चीज़ें उलट सुलट हो गई, तो क्या हो गया, कौन सा सही हुआ? आप कहोगे सर ए इज़ द राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2 क्वेश्चन हो रह गए हैं। राजा राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार विचारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनके प्रयासों में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। उन्होंने अलग अलग धर्मों को सार्वभौमिक आस्तिकता का अवतार माना, आस्तिकता का अवतार। ईसाई अक्षरवाद के संपर्क में आने के बाद उन्हें 1815 के बाद उनका वेदांतिक अद्वैत मजबूत हुआ। उन्होंने विशेष रूप से भारत में उभरते मध्य वर्ग की समस्याओं और मुद्दों पर ध्यान दिया। अब बताओ क्या सही है इसमें? हमसे क्या पूछा है, क्या सही नहीं है? यहाँ पे होंगे हमारा सी, दिस इज़ हमारा आंसर, सी इज़ द राइट। कौन सा है हमारा? सी भाई, सी हमारा सही है। वेट मैं हाईलाइट बता देता हूँ, सी इज़ राइट। ठीक है, क्योंकि ईसाई के अक्षरवाद के संपर्क में आने के बाद नहीं, उनके आने से पहले ही भाई जो हमारे राजा राममोहन राय थे उनका वेदांतिक अद्वैतवाद मजबूत हो चुका था, उनका ज्ञान मजबूत हो चुका था। ठीक है, तो ये गलत है। आर्य महिला समाज की स्थापना निम्नलिखित में से कौन थी, किसने करी थी? बताओ। 1880 में किसने की थी आर्य महिला समाज की स्थापना? पंडित रमाबाई जी ने की थी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ की गई थी? आपका ऑफिसर पुणे में की गई थी। उद्देश्य क्या था? महिलाओं की शिक्षा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? बताओ। 1914 की बात कर रहा है। आदित्यनाथ गुरु जी, जी के गोखले जी, श्री राम वाजपेयी जी, टी विश्व गुरु जी। देखो यार, जी के को जो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, जैसे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे, हमने उनको पढ़ा है स्पेक्ट्रम में। कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा कि भाई इलाहाबाद में ऐसी सेवा समिति बनी थी, लेकिन क्या बनी थी? हो सकता है देखा हो। आप कहोगे सर हमने तो बिल्कुल ही नहीं देखा, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं स्पेक्ट्रम में कहीं भी। क्या आप टी विश्व गुरु जी के बारे में जानते हो? आप कहोगे नहीं सर,
असल में इसकी जो स्थापना की थी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों को क्योंकि लेक्चर यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, हरदेनाथ कुंजरू ने। ए इज़ द राइट। और इस समिति का नाम क्या है? सेवा समिति। और इसका मोटिव भी क्या था कि भाई किसी भी प्रकार की जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, डिजास्टर आएगा, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, उस समय आपको ह्यूमन हेल्प मिले, मानवीय सहायता मिले, शिक्षा का प्रसार करना, सामाजिक सुधार करना इस समिति का कर्तव्य था। ठीक है, बस समझिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बोलते हैं इसको। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ, PYQ करा रहा हूँ, दूर दूर कहीं कहीं से ढूंढ के ला रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इतना तो कर सकते हो कि सब्सक्राइब करो यार आप लोग, ठीक है। चलिए आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू। अब हम चले हैं अपना का वर्क पूरा करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने। चलिए ध्यान रखें आप लोग, मेहनत हमारे।